हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बताता है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या होता था? कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना। कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस डायग्राम में सारी लिमिटेशंस दी हुई हैं। पहली लिमिटेशन क्या है इसकी? इग्नोर कंपटीशन करना। मार्केट ग्रोथ को क्या कर देना? इग्नोर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो होती थी उसको क्या कर देता था? इग्नोर कर देता था। किस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे रखता था? ये कॉस्ट रिडक्शन पे। किस पे रखता था? कॉस्ट रिडक्शन पे। और जितने भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उसको इग्नोर कर देता था। ये कितने पीरियड के लिए होता? लॉन्ग टर्म नहीं होता था। क्या होता था? ये शॉर्ट टर्म। क्या होता था? शॉर्ट टर्म। फिर इसके बाद आता था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या आता था? ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या था? प्रॉफिट को इंक्रीज करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। इसका क्या है बेसिक एम? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप। इससे ये क्या हो, जितनी भी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशन है उनको क्या कर देता है? ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ओवरकम कर देता है। क्या कर देता है? ओवरकम कर देता है। फिर उसके बाद आता है एक एग्जाम्पल गिवन है स्टडी मटेरियल में ये वाला, कि अगर देखो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता था कि अगर कोई लॉस दे रहा है प्रोडक्ट तो उसको क्या कर देते थे? हम डिसकंटिन्यू कर देते थे। हम उसको प्रोडक्शन उसका बनाना बंद कर देते थे। पर ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है भाई कि अगर प्रोडक्ट बी को बनाना बंद कर देते तो ए पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ए की सपोज करो ए इस क्वेश्चन में गिवन है 25% से इसकी सेल डाउन हो जाएगी, मतलब नेट प्रॉफिट भी 25% से गिर जाएगा। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए गिर जाएंगे तो मतलब यहाँ पे तो 5 लाख, यहाँ पे 2 लाख रुपए हमें लॉस हो रहा था, यहाँ पे फिर 5 लाख, 5 लाख का और लॉस हो जाएगा। तो मतलब टोटल लॉस और हो जाएगा हमें। तो 5 लाख का प्रॉफिट कंटिन्यू करने के लिए हमें प्रोडक्ट बी को भी बनाना कंटिन्यू करना पड़ेगा। प्रोडक्ट बी को बनाना क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसमें ये कुछ केस सिनेरियो दे रखे हैं कि प्रिवेंटिव रिपेयर कराना चाहिए, ये आप पढ़ लेना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद आता है, इसमें ये डायग्राम में बता रखा है ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट टर्म है, ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। ये सिर्फ इंटरनल दिखता था कि कॉस्ट को रिड्यूस करना। ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मतलब बाहर की तरफ भी दिखता है, एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ। इसमें सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी आएगी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट में, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता था? कॉस्ट रिडक्शन होता था सिर्फ। इसका क्या है? कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कंपोनेंट। किधर आते हैं कंपोनेंट? किसके? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, फिर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस में क्या होता है? ये क्या करता है? जो भी हमारी पोजीशन है कंपनी की, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क पड़ता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में कितने तरीके के कॉस्ट ड्राइवर होते हैं? 2 तरीके। पहला होता है स्ट्रक्चर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। स्ट्रक्चर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या क्या इफेक्ट करता है? कॉस्ट ऑफ द फर्म। क्या होता है? कॉस्ट। और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या किस पे इफेक्ट करता है? ऑपरेशनल डिसीजन, हाउ द वेरियस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव द गोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? गोल ऑफ द, हम गोल कैसे अचीव करें वो किस में डिफाइन होता है? एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर में। और कॉस्ट रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो किस में होते हैं? स्ट्रक्चर कॉस्ट ड्राइवर में। ओके, फिर ये भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस में आप देखोगे कि ये किसने दिया था? माइकल पोर्टर ने 1985 में माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस दिया था। इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या बताते हैं कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को क्या करना है? हमें रिमूव करना है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को क्या करना है? रिमूव करना है। और वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे क्या करना है? वैल्यू एडेड एक्टिविटी को ऐड करना है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को क्या करना है? हमें रिड्यूस करना है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी, और दो तरीके की एक्टिविटी बताई गई हैं इसमें। पहली पहली है प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी है सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में 5 एक्टिविटी होती हैं। कितनी होती हैं? 5 एक्टिविटी। पहली होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है
कि जितने भी हमारा इनपुट है उसको क्या करना, रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, रॉ मटेरियल को, किसको, रॉ मटेरियल को। फिर जैसे भी हमें रिसीव हो गया, क्या हो गया, रॉ मटेरियल रिसीव हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन एक्टिविटी करेंगे। मतलब जो हमें इनपुट हो गया उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारा आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में हम क्या करते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टोर करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद आती है मार्केटिंग एंड सेल। जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। जब सेल हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस जैसे एसी की, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हमने एसी बनाई, एसी को रिपेयर करा, आफ्टर सेल सर्विस में आता है जो रिपेयर वगैरह। ये जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना ही अच्छा होता है, कोई प्रोडक्ट ख़राब तो नहीं है। फिर उसके बाद आता है, ये एग्जांपल दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, ये सिंपल सा एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है सपोर्ट एक्टिविटी। पहले प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, फिर हम उसको पढ़ते हैं सपोर्टिंग एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, सपोर्टिंग एक्टिविटी होती हैं। सपोर्टिंग एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी क्या होती है, प्रोक्योरमेंट। दूसरी क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या होता था, ये किसको, इनबाउंड लॉजिस्टिक को सपोर्ट करती है, क्या करती है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल करना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये सब चीज़ में सारी एक्टिविटी में क्या करता है, हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सारी हमारी जितनी भी लेबर हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं उनको मैनेजमेंट करना, ये भी क्या है, सपोर्टिंग एक्टिविटी है। फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे होगी। ये क्या है, सब चार क्या है, सपोर्टिंग एक्टिविटी। क्या है, सपोर्टिंग एक्टिविटी। अब फिर सब, और फिर इसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दोबारा आता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू चेन एनालिसिस के बाद। फिर आता है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें पहला आता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये बोलता है कि हमें इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो कैसे पता चलेगी कि वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। पहला पॉइंट आता है इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। क्या है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जैसे कि अगर बार्गेनिंग पावर बायर की ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बायर जैसे ज़्यादा बार्गेनिंग करता है तो वो प्रॉफिट, इंडस्ट्री क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है। क्या है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में भी अगर जितनी बार्गेनिंग पावर सप्लायर की ज़्यादा होगी, मतलब सप्लायर से हम जितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं उतनी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर बायर से हम सप्लायर से बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे तो मतलब सप्लायर हमारा क्या है, मोनोपोली है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, तो मतलब हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते ज़्यादा। अब थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर थ्रेट ज़्यादा है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज का तो वो इंडस्ट्री क्या है, लेस प्रॉफिटेबल है। क्या है, लेस प्रॉफिटेबल है। थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट। अगर न्यू इंटरेंट का थ्रेट मतलब कोई भी आ जा सकता है जल्दी, कोई भी नहीं आ सकता, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट मतलब कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी जा सकता है, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। इंडस्ट्री क्या है, लेस प्रॉफिटेबल है। क्या है, लेस प्रॉफिटेबल है। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है, जैसे परफेक्ट मार्केट कंपटीशन का लेवल क्या होता है, हाई होता है, तो क्या होता है उसमें प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या हेल्प करता है, प्रॉफिट, इंडस्ट्री में प्रॉफिट है कि नहीं है, ये इसकी केस स्टडी आती है। अब मैं एक केस स्टडी का अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना। ओके। फिर उसके बाद आते हैं हम कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, एक मिनट, ये इसकी केस स्टडी दे रखी है कि हमें इसमें प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। फिर होता है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि यूनिक स्किल। क्या होता है, यूनिक स्किल। देखो ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना आप, यूनिक स्किल, यूनिक स्किल, यूनिक स्किल। ये किस में हेल्प करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में और कॉस्ट लीडरशिप में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में और कॉस्ट लीडरशिप में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में और कॉस्ट लीडरशिप में। कोर कॉम्पिटेंसी किस किस चीज़ से आती है, स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज। स्टेम फ्रॉम किस चीज़ से बन सकती है, एक तो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़। और हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब हम एक यूनिक स्किल है हमारे पास, पर रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कोर कॉम्पिटेंसी नहीं ले सकते। और हमारे पास सिर्फ रिसोर्स हैं और कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मतलब यूनिक स्किल नहीं है, तो हम कोर कॉम्पिटेंसी अपने अंदर नहीं ला सकते। जैसे गूगल है, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है,
उसका सर्च इंजन 2 मिनट में सबको सर्च करके दे देता है, सेकंडों में सर्च करके दे देता है। तो उसमें क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है। तो उससे क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी से कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है मार्केट में। कोई कॉम्पिटिटर हमारे साथ कोई टिक नहीं पाता है, कॉम्पिटिटर हमारे साथ कोई टिक नहीं पाता है, कॉम्पिटिटर हमारे साथ कोई टिक नहीं पाता है। ठीक है। फिर आता है सेगमेंटेशन एनालिसिस। फिर इसके बाद एक और टॉपिक आता है, क्या आता है, सेगमेंटेशन एनालिसिस। अब जैसे कि आईटीसी एक कंपनी है, आईटीसी क्या है, एक कंपनी है, एक मिनट। सेगमेंटेशन एनालिसिस, ऐसे आईटीसी एक कंपनी है, आईटीसी क्या बनाती है, आशीर्वाद आटा भी बनाती है, सीक्रेट भी बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो उसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। उसको एनालाइज करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस में पहले क्या होता है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कितने सारे सेगमेंट्स हैं हमारे, जैसे आईटीसी के, सीक्रेट का, आशीर्वाद आटा है। फिर हमें उनका सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बनाना है, फिर एनालिसिस करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है की सक्सेस फैक्टर, मतलब कौन से सेगमेंट में कौन कौन से की सक्सेस फैक्टर हैं, क्योंकि अलग हर एक सेगमेंट अलग प्रॉफिट देगा। फिर उसको क्या करना है, हमें एनालाइज करना है, फिर उसको हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। फिर उसके बाद आता है सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब हमें सुपीरियर परफॉर्मेंस कैसे किस रूप में मिल सकती है, 2 फॉर्म में होती है। कितने फॉर्म में होती है, 2 फॉर्म में होती है। पहला होता है डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस और लो कॉस्ट एडवांटेजेस। सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कब ले सकते हैं, 2 चीज़ में ले सकते हैं। किसमें, डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस में और लो कॉस्ट एडवांटेजेस में। डिफरेंशिएशन एडवांटेज में और लो कॉस्ट एडवांटेज में। अब डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस हम कैसे ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन एडवांटेज हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन एडवांटेज अचीव करने के लिए ये सारे पॉइंट हैं, आप इनको बिल्कुल पढ़ जाना, ये इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए। पहला है डिफरेंशिएशन एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं, कि हमारे पास एक यूनिक डिज़ाइन है, नोवा परफॉर्मेंस है, ऑफरिंग सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विस बाय आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विस है, हमारा प्रोडक्ट रेंज बहुत से ज़्यादा है, सुपीरियर पैकेजिंग है, हमारी मार्केट ब्रांड कितनी है, बहुत स्ट्रांग है, क्या है, स्ट्रांग है। अब लो कॉस्ट एडवांटेज, अब हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन एडवांटेज तो इन सारे पॉइंटों के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। अब लो कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप हमें कैसे मिलेगी, इसमें ये दे रखा है, देखो ये रहा। अगर हमें लो कॉस्ट एडवांटेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे चाइना नहीं करता, रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता है, ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉपी करना है दूसरों की डिजाइंस को, तो अपना कुछ कॉस्ट लगेगी नहीं, तो लो कॉस्ट हो जाएगी। हमें वॉल्यूम क्या करना है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब हाई वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करना है, हाई वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करना है। और हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, वो किस पे खरीदना है, हाई वॉल्यूम पे खरीदना है, जिससे हमें क्या मिल सके, बल्क डिस्काउंट को मिल सके। ठीक है। और हमें ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। और हमें किसका फ़ायदा उठाना चाहिए, गेनिंग एंड लर्निंग कर्व का। हमें गेनिंग एंड लर्निंग कर्व का क्या करना चाहिए, बेनिफिट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लो कॉस्ट एडवांटेज को अचीव कर सकते हैं, लो कॉस्ट एडवांटेज को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका, आप ये सब पढ़ लेना। उसके बाद आता है वैल्यूज ऑफ मॉडल एंड सर्विस वैल्यू चेन। वैल्यूज ऑफ मॉडल एंड सर्विस चेन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वैल्यूज ऑफ मॉडल और सर्विस चेन, वैल्यूज ऑफ मॉडल एंड सर्विस चेन, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा वैल्यूज ऑफ मॉडल एंड सर्विस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या करता था, वो किसके लिए यूज़ होता था, प्रोडक्ट के लिए। ये किसके, वैल्यूज ऑफ मॉडल किसके लिए बनाया गया, सर्विसेज के लिए बनाया गया। क्योंकि इसका डिफरेंस समझ लीजिए, किसके लिए ये बनाया, सर्विस के लिए। दिस वैल्यूज ऑफ मॉडल में सेम सपोर्टिंग एक्टिविटी है, पर जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, डिफरेंट है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती हैं, पहली प्राइमरी एक्टिविटी है प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन। पहले हमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर चूज अमंग द सॉल्यूशन। जितनी भी हमने सॉल्यूशन इकट्ठे किए हैं उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। फिर जैसे हमने बेस्ट सॉल्यूशन एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद क्या हमें क्या करना है, उसका कंट्रोल करना है कि वो हमारे बेसिक एम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर बेसिक एम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो हमें क्या लेना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। सपोर्टिंग एक्टिविटी जैसे मैंने पहले बता दिया था कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, किसमें, वैल्यूज ऑफ मॉडल में। वैल्यूज ऑफ मॉडल किसके लिए यूज़ होता है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए।
और रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसमें दे रखा है, ये सिंपल सा है, आप पढ़ लेना। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, इसका कंप्लीट सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।